हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वन प्लस मास्टर पे। तो आज हम लोग श्वसन का जो है पार्ट 2 करने वाले हैं। तो जो पिछला पार्ट 1 था उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में डिफरेंस बताना है। तो आज हम लोग देख लेते हैं वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में डिफरेंस। ठीक है, देखिए, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसका अर्थ हुआ कि वायवीय श्वसन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जबकि अवायवीय श्वसन वायु यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। फिर वायवीय श्वसन में हमने ये देखा था कि भोजन का जो है पूर्ण विखंडन होता है, यानी कि ग्लूकोज पूरा तरह से टूट जाता है, जबकि अवायवीय श्वसन में भोजन आंशिक रूप से टूटता है, यानी कि उसका आंशिक विखंडन होता है। वायवीय श्वसन में जब ग्लूकोज का एक अणु टूटता है या उसका ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा का 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में जब ग्लूकोज का एक अणु टूटता है तो केवल 2 एटीपी अणु का निर्माण होता है। तो यानी कि यहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा मुक्त होता है और यहाँ पे ऊर्जा कम मुक्त होता है। इसके बाद वायवीय श्वसन में जो अंतिम उत्पाद हमने पढ़ा था वो था कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ऊर्जा तो दोनों में ही प्राप्त होता है। और अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद या तो लैक्टिक एसिड होता है या अल्कोहल। लैक्टिक एसिड कब होता है? जब अवायवीय श्वसन किसी जीव में होता है, जैसे कि हम लोगों के मांसपेशी में होता है। और अल्कोहल कब बनता है? जब अवायवीय श्वसन ईस्ट में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पौधों में श्वसन की, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो जिस तरह से हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत होती है उसी तरह से पेड़ पौधा को भी एनर्जी चाहिए होता है, और ये जो एनर्जी है उसको भी श्वसन प्रोसेस यानी कि श्वसन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। प्लांट्स भी ऑक्सीजन जो है इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है, मतलब बाहर निकालता है। जिस तरह से अपना लोग ऑक्सीजन को अंदर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, उसी तरह से प्लांट्स भी करता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसको उल्टा समझते हैं कि जो प्लांट्स है वो श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं ऑक्सीजन। ये गलत है। ठीक है, देखिए, अतः पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेटरी गैसेज हैं, क्योंकि रिस्पायरेशन में इसी दोनों गैस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। अब पौधा में जो श्वसन होता है उस प्रक्रिया को हम लोग विसरण बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब विसरण क्या होता है? क्लास 9th में आपने सीखा होगा कि अगर कोई अणु ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अगर वो गति करता है तो इसी प्रक्रिया को विसरण बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि ये एक फील्ड है, ठीक है, या एक जगह है और यहाँ पे ऑक्सीजन कम है और इसके बाहर में ना ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो बाहर से जब ऑक्सीजन इस रूम में यानी कि इस क्षेत्र में अगर प्रवेश करना शुरू कर जाएगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग विसरण बोलते हैं। विसरण के कारण ही गर्म खाना का जो सुगंध है वो हम लोगों तक पहुंच पाता है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे पौधों में जो श्वसन है वो किस प्रक्रिया के थ्रू होता है? विसरण। विसरण क्यों होता है? कारण है कि जो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है यानी कि सतह का क्षेत्रफल वो अधिक होता है, यानी कि पेड़ पौधा का जो सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण इसमें विसरण जो है पर्याप्त है और रिस्पायरेशन के लिए। पौधा में श्वसन इसके जड़ से हो सकता है, तना से हो सकता है और पत्ती द्वारा हो सकता है। तो हम लोग पौधा में श्वसन पढ़ेंगे जड़ द्वारा। ठीक है, तो जड़ में क्या होता है? जड़ होता है मिट्टी के बीच में धंसा हुआ रहता है और मिट्टी के कण के बीच में ऑक्सीजन जो है वो फंसा हुआ रहता है। तो उस ऑक्सीजन को प्लांट अपने जड़ के थ्रू प्राप्त करता है। और जड़ में किसके थ्रू प्राप्त करता है? मूल रोम। मूल रोम क्या होता है? एक धागा नुमा यानी कि बाल जैसा संरचना होता है जो जड़ के साथ अटैच रहता है। जैसे मान के चलिए ये जड़ है, ठीक है, ये जड़ है, तो जड़ में ना ऐसा संरचना निकला हुआ रहता है बाल के जैसा। ठीक है, इसको हम लोग मूल रोम कहते हैं। तो मूल रोम क्या करता है? मिट्टी के कणों के बीच जो ऑक्सीजन जो फंसा हुआ है उसको विसरण प्रोसेस से खींच लेता है। ठीक है, और जब श्वसन हो जाता है तो उसी मूल रोम के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ जाता है। अब बात करेंगे तना द्वारा श्वसन या तनों में श्वसन, रिस्पायरेशन इन स्टेम। तो जो शाकीय पौधा है उसका तना काफ़ी सॉफ्ट होता है, यानी छोटा छोटा जो पौधा होता है उसका तना बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है।
और उसके तना में स्टोमाटा होता है, तो गैस का एक्सचेंज जो है स्टोमाटा के द्वारा हो जाता है। लेकिन बड़ा पौधा का जो तना होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसके तना यानी कि छाल पर, जो बड़ा पौधा है उसके छाल पर वातरंध्र होता है, लेंटिसेल होता है, और उसी के थ्रू जो है गैस का एक्सचेंज हो जाता है। वातरंध्र क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए ये पेड़ है, तो पेड़ में ना ऐसा ऐसा आपको डॉट 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 ये जो संरचना है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक इमेज लगा देंगे। तो ये होता है लेंटिसेल, वातरंध्र। वातरंध्र वो जगह है छाल पर जहाँ पर कोशिकाओं के बीच का जो बॉन्डिंग होता है कमज़ोर होता है और थोड़ा सा गैप होता है, और जिस गैप के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सकता है। फिर पत्ती में जो श्वसन होता है वो आपको पता है कि पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है, और उस छिद्र को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। इसी छिद्र से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पौधों में श्वसन को कंप्लीट कर लिया। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि दिन के समय अगर पादप में बात करें, पौधा में बात करें, तो प्रकाश संश्लेषण भी होता है और श्वसन भी होता है। लेकिन दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है और श्वसन उसके रिस्पेक्ट में कम होता है, जिसके कारण आपको क्या लगेगा कि ऑक्सीजन प्लांट जो है वो क्या निकाल रहा है, ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि देखिए श्वसन जब होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और इसके अंदर यूज किसका होगा, ऑक्सीजन का। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में हम जानते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाता है। तो हम क्या बताएं कि प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा है, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपको क्या लगेगा कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा बन रहा है। क्यों? क्योंकि श्वसन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है उसको प्रकाश संश्लेषण में पुनः यूज कर लेते हैं। इसीलिए हमको लगता है कि जो प्लांट है वो क्या दे रहा है, ऑक्सीजन बाहर करता है। लेकिन अगर हम बात करें रात की, तो रात में सिर्फ और सिर्फ श्वसन होता है, प्रकाश संश्लेषण तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं रहेगा, तो सिर्फ श्वसन होता है। तो श्वसन में तो आप जानते हैं कि इसमें ऑक्सीजन का यूज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है रात के समय। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के तरीके, मोड्स ऑफ रिस्पायरेशन। मतलब कि अलग अलग जो जीव हैं वो अलग अलग अंग का उपयोग करके श्वसन की क्रिया करता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस अंग के थ्रू रिस्पायरेशन की क्रिया करता है, यानी श्वसन की क्रिया करता है। कुछ ऐसे जीव हैं जो त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, इसको त्वचीय श्वसन बोलते हैं, क्यूटिक्यूलर रिस्पायरेशन। जैसे कि केचुआ, मेंढक, जोंक, अमीबा, ये सब जो श्वसन की क्रिया करता है वो करता है त्वचा के थ्रू यानी स्किन के थ्रू। अब स्किन के ऊपर एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल लेयर। तो ये सब जैसे कि केचुआ, मेंढक, जोंक, अमीबा, इस सब का जो क्यूटिकल लेयर होता है काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, जिसके कारण गैस का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। लेकिन हम लोग का जो स्किन है इस पे जो क्यूटिकल लेयर है ये मोटा होता है, जिसके वजह से हम लोग त्वचा के द्वारा सांस नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्किन इतना मोटा है कि इसके थ्रू आसानी से गैस का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। फिर जैसे कि अब बात करते हैं, जैसे मछली हो गया, झींगा, सीपी। झींगा क्या है? झींगा एक तरह का मछली है, और सीपी जिसमें बोलते हैं सीप जिसको बोलते हैं, जिसमें मोती का निर्माण होता है। तो ये सब जो है गल्फर के द्वारा श्वसन करता है, यानी रिस्पायरेशन थ्रू गिल्स। इसमें जो है रिस्पायरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। इसको बोलते हैं शाखा श्वसन, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। कुछ ऐसे जीव है जैसे कि कीट पतंग, जैसे टिड्डा, तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, ये सब जो है श्वसन की क्रिया ट्रेकिया या फिर श्वास नली के द्वारा करता है, जिसको हम लोग ट्रेकियल रिस्पायरेशन बोलते हैं या श्वास नली श्वसन। और फेफड़ा द्वारा जो श्वसन करता है उसको बोलते हैं फुफ्फुसीय श्वसन, पल्मनरी रिस्पायरेशन। जैसे कुत्ता, मानव, गाय, भैंस, जो भी बड़ा प्राणी है वो सब जो है फेफड़ा के द्वारा ही श्वसन की क्रिया करता है। अब हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। ये किसका फिगर है? अमीबा। हम लोग जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, इसमें एक ही कोशिका है, वही सब चीज़ करेगा। तो इसमें जो रिस्पायरेशन होता है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली क्या है? अमीबा के चारों तरफ जो बाहर से जो झिल्ली होता है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली के द्वारा ही विसरण प्रक्रिया द्वारा, यानी कि यहाँ पर भी क्या होता है, विसरण होता है, यानी कि डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन के थ्रू ही ऑक्सीजन इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता है, यानी सेल में प्रवेश करता है। और जब सेल में यानी अमीबा में श्वसन की क्रिया हो जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसके फलस्वरूप उसको सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही बाहर कर दिया जाता है। अब बात करते हैं मछली। तो मछली के यहाँ पर जो कनपट्टी होता है, इसको बोल सकते हैं आँख के जस्ट यहाँ पे बगल में, यहाँ पे इसको हम लोग गिल्स बोलते हैं, गल्फर बोलते हैं, जो रेड कलर का होता है, ठीक है। और ये ब्रैंकियल होता है, मतलब इसमें कई सारे ब्रांच निकले रहते हैं। अब क्या होता है कि इधर से ये पानी लेता है
ठीक है, मुंह में पानी लिया और इसको गलफड़ से बाहर निकाल देता है। और गलफड़ क्या करता है कि पानी के साथ जो ऑक्सीजन जो घुला हुआ है पानी में, उस ऑक्सीजन को वो तुरंत ब्लड में मिला देता है और पानी को गलफड़ से बाहर निकाल देता है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो मछली है ना, वो श्वसन की क्रिया बहुत फास्ट करता है। क्यों? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है वायुमंडल की अपेक्षा, इसलिए वो क्या करता है, उसको श्वसन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो वो तेज़ी तेज़ी से पानी को लेता है और उसको गलफड़ से बाहर निकालता है। और इसी बीच वो जो गलफड़ से ऑक्सीजन को जो एब्जॉर्ब करता है, उसको ब्लड में मिक्स कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि जो जलीय प्राणी है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है सांस लेने में, ठीक है, श्वसन की क्रिया करने में। अपना लोग तो आराम से नॉर्मली सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन पानी में कम होता है। इसके कारण जो है मछली लगातार जो है मुंह में पानी भरते रहता है और उसको गलफड़ से बाहर निकालते रहता है। फिर बात अगर करें अर्थवर्म केचुआ की, तो केचुआ का जो स्किन है वो काफ़ी सॉफ्ट और गीला होता है। गीला इसलिए होता है ताकि इससे जो है ऑक्सीजन आसानी से चिपक सके, ठीक है, और सॉफ्ट इसलिए होता है ताकि ऑक्सीजन इसके अंदर जो है आसानी से प्रवेश कर सके विसरण प्रोसेस के द्वारा। इसमें भी वही बात है कि स्किन के थ्रू जो है ऑक्सीजन जो प्रवेश करता है इसमें, और फिर जब श्वसन हो जाता है तो उसके फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको फिर इसी त्वचा के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कीट पतंग। तो कीट पतंग को अगर हम छोटा सा एक और फिगर अगर हम बनाएं तो कुछ स्टेप्स होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका पंख बना लिए, ठीक है। तो इस तरह का एक पाइप रहता है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस तरह से संरचना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको ना यहाँ पे इस पॉइंट पे छिद्र होता है, यानी कि छेद होता है। उस छेद को हम लोग बोलते हैं एस्पेरिकल्स, और इसको बोलते हैं श्वास रंध्र, ठीक है, श्वास रंध्र बोलते हैं। अब ये जो पूरा सिस्टम है, जो पाइपनुमा पूरा सिस्टम है, उसको बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। जब ये जो कीट पतंग है, जब ये अपना पंख फैलाता है और मतलब पंख को ऊपर नीचे करता है, तो इसी बीच में ऑक्सीजन यानी दबाव के कारण, प्रेशर के कारण ऑक्सीजन इस छिद्र के थ्रू यानी एस्फेरिकल्स के थ्रू अंदर जाता है, और जब श्वसन की क्रिया हो जाती है तो यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाता है। और इस तरह का जो श्वसन है इसको हम लोग ट्रैकियल रिस्पायरेशन बोलते हैं, यानी कि ये जो है ट्रैकिया के थ्रू होता है, जैसे मक्खी, मच्छर, टिड्डा पिड्डा जो भी है उसमें, ठीक है। और जो बड़ा प्राणी में सबसे कॉम्प्लेक्स प्राणी तो मानव है। तो मानव में जो श्वसन की क्रिया होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, यानी फेफड़ा के द्वारा होता है। ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी कि बाहर करते हैं। तो हम लोग मानव में श्वसन को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ये हमको आगे के यानी कि श्वसन का जो पार्ट 3 आएगा और लास्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग इसको बढ़िया से कवर करने वाले हैं। ध्यान रखेंगे कि मेढक जो है वो त्वचा और फेफड़ा दोनों से श्वसन की क्रिया करता है। तो मेढक में श्वसन का जो प्रोसेस है वो स्किन के थ्रू भी होता है एंड लंग्स के थ्रू भी होता है। तो इस तरह से जो श्वसन है उसका पार्ट 2 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब मात्र इसका जो है पार्ट 3 बचा हुआ है, जो हम लोग कल तक इसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब जो इसका जो नोट्स है आप बना सकते हैं, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स है एंड हमने कोशिश किया कि इसको जो ईजी लैंग्वेज में, जैसे देखिए यहाँ पे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स है, अगर हम कोशिश करते यानी कि अगर हम इसको पढ़ाना चाहते तो 2 पेज में भी पढ़ा सकते हैं। अब बात इतना ही रहता, लेकिन हम इसको क्या किए हैं, सिंपल कर दिए। ये नोट्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप बायोलॉजी को अच्छा से याद करना चाहते हैं और याद ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ह्यूमन जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, मानव श्वसन तंत्र की बात करेंगे, और वो इसका लास्ट वीडियो होगा। थैंक यू।